मई 1945 में नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण ने यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत को चिह्नित किया। जब दुनिया तृतीय राइख के पतन का जश्न मना रही थी, हजारों जर्मन सैनिक मित्र देशों की सेनाओं की हिरासत में अनिश्चित भाग्य का सामना कर रहे थे। लेकिन कुख्यात एसएस के सदस्यों के लिए परिणाम विशेष रूप से भयावह था। सोवियतों द्वारा पकड़े गए ये पुरुष, जिन्हें नाजी शासन की सबसे भयानक क्रूरताओं के लिए जिम्मेदार माना जाता था, कठोर न्याय का लक्ष्य बन गए। पकड़े गए सैनिकों को गुलाग्स भेज दिया गया, जबरन श्रम शिविर, जहां भूख, ठंड और अत्यधिक श्रम उनके रोजमर्रा के जीवन की पहचान बन गए। अन्य सैनिकों को संक्षिप्त मुकदमों का सामना करना पड़ा, जो तुरंत फांसी पर समाप्त होते थे। क्या यह न्याय था या प्रतिशोध? इन दुखद और मृत्यु से भरी कहानियों के बीच कुछ लोग जीवित रहने और अपने घर लौटने में सफल रहे, लेकिन शारीरिक और मानसिक घावों के साथ जो उनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए छाप छोड़ गए। ये पीड़ित हमें क्या बता सकते हैं? क्या वे जर्मनों जितने ही क्रूर थे? वे अपने कैदियों के लिए किस तरह की सजाएं रखते थे? राइख का सूर्यास्त, एसएस का आत्मसमर्पण। वसंत ऋतु 1945 में जब तृतीय राइख मित्र देशों की सेनाओं की प्रगति के सामने बिखर रहा था, हजारों जर्मन सैनिक, जिनमें कुख्यात एसएस के सदस्य भी शामिल थे, एक कठोर वास्तविकता का सामना कर रहे थे। बर्लिन, जो नाजी शासन का केंद्र था, खंडहर में तब्दील हो चुका था और सोवियत सेना से घिरा हुआ था। आत्मसमर्पण अपरिहार्य था, लेकिन एसएस के पुरुषों के लिए भविष्य किसी भी अन्य जर्मन इकाई की तुलना में कहीं अधिक अंधकारमय था। एसएस, जो एडोल्फ हिटलर के प्रति सबसे वफादार सैन्य और राजनीतिक संगठन था, नाजी शासन की भयावह क्रूरताओं में एक केंद्रीय भूमिका निभा चुका था। अंतिम समाधान की योजना को लागू करने से लेकर कब्जे वाले क्षेत्रों में क्रूर दमन तक उनकी पहचान भय और आतंक का पर्याय बन चुकी थी। राइख के पतन के साथ वेहरमाख्त के नियमित सैनिकों को युद्ध संधियों के अनुसार कुछ हद तक बेहतर व्यवहार की उम्मीद थी, लेकिन एसएस के सदस्यों को पता था कि उनके कार्यों ने उन्हें एक कठोर न्याय का लक्ष्य बना दिया था। युद्ध के अंतिम दिनों में सोवियत बलों ने पूर्वी मोर्चे पर हजारों जर्मन कैदियों को पकड़ लिया। उनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या एसएस से संबंधित थी, जिनकी पहचान उनके शरीर पर बने विशेष टैटू से की जाती थी, जो उनकी सदस्यता को उजागर कर देता था। 1924 में अवर्गीकृत किए गए सोवियत दस्तावेज दिखाते हैं कि पकड़े गए सैनिकों को मुख्य रूप से 2 समूहों में विभाजित किया गया था। वे जिन्हें नियमित सैनिक माना गया और वे जो एसएस के सदस्य के रूप में पहचाने गए, जिनका भाग्य विशेष रूप से कठोर था। पकड़े गए सैनिकों की गवाही उन शुरुआती दिनों की कठोरता को उजागर करती है। हेनरिक एस, एक एसएस सदस्य जिसे बर्लिन के बाहरी इलाके में पकड़ा गया था, ने अपने आत्मसमर्पण के क्षण का वर्णन किया। हमें पता था कि भागने का कोई तरीका नहीं था। हमने अपनी पहचान चिन्ह हटा दिए, अपने दस्तावेज जला दिए, लेकिन सोवियत हर विवरण की जांच कर रहे थे। जब उन्होंने मेरा टैटू देखा, सब कुछ बदल गया। अब हम सैनिक नहीं थे, हम अपराधी थे। एसएस का सामूहिक आत्मसमर्पण अराजकता और हताशा के माहौल में हुआ। कई लोगों ने अपनी पहचान छिपाने या वेहरमाख्त के सैनिकों में घुलने मिलने की कोशिश की, लेकिन सोवियत खुफिया एजेंसियां, स्थानीय सहयोगियों और भटके हुए पूर्व सैनिकों की मदद से अधिकारियों और प्रमुख एसएस सदस्यों की विस्तृत सूची रखती थीं। एनकेवीडी की एक रिपोर्ट, जो मई 1945 की तारीख की है, बताती है कि कैसे पूछताछ का मुख्य उद्देश्य एसएस नेताओं की पहचान करना और युद्ध के दौरान उनकी गतिविधियों की जानकारी एकत्र करना था। कुछ मामलों में आत्मसमर्पण जीवन बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब सोवियत सैनिकों को किसी कैदी की एसएस सदस्यता का पता चलता, तो वे तुरंत फांसी दे देते थे। ये कार्रवाइयां हालांकि आधिकारिक रूप से स्वीकृत नहीं थीं, फिर भी नाजी सेना द्वारा सोवियत क्षेत्र में किए गए अत्याचारों के प्रतिशोध की भावना में सहन की जाती थीं। मॉस्को के अभिलेखागार में पाई गई एक चिट्ठी में एक सोवियत अधिकारी ने इन कार्रवाइयों को उचित ठहराया। हम उन लोगों को कैसे माफ कर सकते हैं जिन्होंने हमारे गांव जलाए, हमारे परिवारों का नरसंहार किया और हमारी धरती को तबाह कर दिया। वे मुकदमे के योग्य नहीं थे। वे उसी मौत के हकदार थे जो उन्होंने हमारे लोगों को दी थी। हालांकि अधिकांश पकड़े गए लोगों को
पारगमन शिविरों में भेजा गया, जहां एक अधिक विस्तृत चयन प्रक्रिया शुरू होती थी। वहां कैदियों से गहन पूछताछ की जाती थी। उनके सैन्य रिकॉर्ड, राजनीतिक पृष्ठभूमि और कई मामलों में उनके शरीर की जांच की जाती थी, ताकि यह देखा जा सके कि कहीं उन पर एसएस से जुड़ा कोई टैटू तो नहीं है। जिनकी पहचान हो जाती, उनके लिए भाग्य स्पष्ट था। जबरन श्रम, मुकदमे या चरम मामलों में तत्काल फांसी। इस प्रक्रिया का एक दिलचस्प पहलू एसएस के सदस्यों की पहचान के लिए स्थानीय गवाहों का उपयोग था। हाल ही में मुक्त कराए गए शहरों में वे निवासी जिन्होंने नाजी कब्जे के दौरान प्रत्यक्ष रूप से अत्याचार झेले थे, अपराधियों की पहचान करने के लिए बुलाए जाते थे। पोलैंड में मिले अभिलेखों में दस्तावेज दर्ज हैं कि कैसे महिलाओं और बच्चों ने उन एसएस सदस्यों को पहचाना जिन्होंने उनकी बस्तियों में नरसंहारों या लूटपाट की निगरानी की थी। ऐसी पहचान आमतौर पर अभियुक्तों के भाग्य को तय कर देती थी। जहां पकड़े गए वेहरमाख्त के सैनिकों को युद्धबंदी शिविरों में भेजा जाता था, जहां उनकी स्थिति कठिन तो थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार थी, वहीं एसएस के सदस्यों को कहीं अधिक कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता था। कुछ पारगमन शिविरों में उन्हें कई दिनों तक भोजन से वंचित रखा जाता था या उन्हें गुलाग्स में स्थानांतरित किए जाने से पहले ही अत्यधिक श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता था। सोवियत सैनिकों द्वारा खींची गई तस्वीरों में दिखाया गया है कि जर्मन कैदी, जिनमें से कई एसएस के सदस्य थे, जंजीरों में जकड़े और कुपोषित दिखाई दे रहे थे, अपने भाग्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन पुरुषों का भाग्य केवल उनकी रैंक या संगठन से जुड़े होने पर निर्भर नहीं करता था, बल्कि इस पर भी कि जमीन पर फैसले कैसे लिए जा रहे थे। कुछ मामलों में सोवियत अधिकारियों ने स्थानीय समुदायों को उन कैदियों को दंडित करने की अनुमति दी जिन्होंने उनके क्षेत्र पर कब्जे के दौरान उन्हें प्रताड़ित किया था। अन्य मामलों में उन्हें मुकदमे के लिए भेजा जाता था, हालांकि ऐसे मुकदमे शायद ही कभी निष्पक्ष न्याय के मानकों पर खरे उतरते थे। युद्ध के अंत में एसएस के सदस्यों का आत्मसमर्पण एक ऐसे पीड़ा भरे दौर की शुरुआत थी जिसे कई लोग नहीं झेल पाए। सोवियतों के लिए ये गिरफ्तारियां केवल न्याय का अवसर नहीं थीं, बल्कि बाकी दुनिया को एक स्पष्ट संदेश भेजने का भी एक साधन थीं। नाजी शासन के अंतर्गत किए गए अपराध दंडित किए बिना नहीं रहेंगे। दंड और मोचन, कैदियों के साथ व्यवहार के पीछे की विचारधारा। 1945 में तृतीय राइख के पतन के साथ सोवियतों को भारी संख्या में जर्मन कैदियों का सामना करना पड़ा, जिनमें हजारों एसएस सदस्य भी शामिल थे। साम्यवादी शासन के लिए ये गिरफ्तारियां केवल उन लोगों को दंडित करने का अवसर नहीं थीं जिन्हें वे युद्ध के सबसे भयानक अपराधों के लिए दोषी मानते थे, बल्कि अपनी विचारधारात्मक कथा को सुदृढ़ करने का एक साधन भी थीं। सोवियत संघ ने नाजियों के हाथों विनाशकारी क्षति झेली थी, जिसमें अधिकतम 26 मिलियन लोग मारे गए, लाखों नागरिक विस्थापित हुए और पूरा देश खंडहर में बदल गया। इस सामूहिक आघात ने कैदियों के साथ व्यवहार में प्रतिशोध और व्यावहारिकता के मिश्रण को जन्म दिया। एनकेवीडी के 1993 में अवर्गीकृत किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि आधिकारिक आदेशों में एसएस के सदस्यों को प्राथमिक शत्रु मानकर कठोर पूछताछ के अधीन करने और उन्हें नियमित सैनिकों से अलग रखने की हिदायत दी गई थी। इन कैदियों के प्रति सोवियत दृष्टिकोण उनकी विचारधारा में गहराई से निहित था। एसएस को न केवल नाजी अत्याचारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार माना जाता था, बल्कि साम्यवाद के बिल्कुल विपरीत एक फांसीवादी विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता था। सोवियत नेताओं के लिए इन लोगों को दंडित करना केवल न्याय का विषय नहीं था, बल्कि समाजवाद की नाजीवाद पर विजय का प्रदर्शन भी था। 1946 में एक भाषण के दौरान एनकेवीडी के प्रमुख लावरेंती बेरिया ने घोषणा की, हर पकड़ा गया एसएस सदस्य फांसीवाद की बर्बरता की याद दिलाता है और हमारी वैचारिक जीत का प्रतीक है। प्रचार ने इस कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोवियत फिल्मों, पोस्टरों और समाचार पत्रों में एसएस को बुराई का अवतार बताया गया, जो नरसंहार, निर्वासन और पूरे गांवों के विनाश के लिए जिम्मेदार थे। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य न केवल कैदियों के प्रति कठोर व्यवहार को न्याय संगत ठहराना था, बल्कि यूरोप के महान मुक्तिदाता के रूप में सोवियत संघ की छवि को भी मजबूत करना था। 1945 में प्रावदा अखबार में प्रकाशित एक लेख में लिखा गया, एसएस के लोग दया के पात्र नहीं हैं। उनका दंड उन सभी के लिए एक सीख है जो समानता और न्याय के सिद्धांतों को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। कैदियों के शिविरों और गुलाग्स में जहां एसएस के सदस्यों को भेजा गया था,
इस विचारधारा की झलक उन नीतियों में देखी जा सकती थी जो उन्हें दंडित करने और पुनर्शिक्षित करने के लिए बनाई गई थीं। कुछ कैदियों को प्रचार सत्रों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता था, जहां उन्हें साम्यवाद के आदर्शों से अवगत कराया जाता और नाजी अत्याचारों पर बनी फिल्में दिखाई जाती थीं। 2002 में मिले सोवियत अभिलेखों से पता चलता है कि इन सत्रों की निगरानी राजनीतिक अधिकारियों द्वारा की जाती थी, जो यह मूल्यांकन करते थे कि कौन से कैदी पश्चाताप के संकेत दिखाते हैं या सहयोग करने के लिए इच्छुक हैं। हालांकि मुख्य रूप से इन कैदियों से निपटने के लिए शारीरिक दंड और जबरन श्रम का ही उपयोग किया जाता था। दूरस्थ और अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में स्थित गुलाग उनके प्रमुख गंतव्य बन गए। वहां कैदियों को सड़कों, खदानों और कारखानों के निर्माण में अत्यधिक परिश्रम करने के लिए मजबूर किया जाता था, जहां वे कठिन परिस्थितियों और संसाधनों की भारी कमी के बीच काम करते थे। 1947 के एनकेवीडी की एक रिपोर्ट में दर्ज है कि एक ही वर्ष में 15,000 से अधिक जर्मन कैदियों की मृत्यु बीमारियों, दुर्घटनाओं और कुपोषण के कारण हुई। बचे हुए लोगों की गवाही इस भयावह अनुभव की मार्मिक तस्वीर पेश करती है। कोएनिग्सबर्ग में पकड़े गए एसएस के एक पूर्व सदस्य विल्हेम ने साइबेरिया के पास एक गुलाग में बिताए अपने दिनों का वर्णन करते हुए कहा, ठंड असहनीय थी, भोजन बहुत कम था और काम कभी खत्म नहीं होता था। अगर कोई थकान से गिर जाता तो गार्ड उसे पीटते या बस मरने के लिए छोड़ देते। साम्यवादी आदर्शों और कैदियों के साथ व्यवहार की वास्तविकता के बीच का अंतर स्पष्ट था। जबकि सोवियत प्रचार न्याय की घोषणा करता था, प्रयोग किए गए तरीके अक्सर प्रतिशोध की सीमा पार कर जाते थे। कुछ मामलों में स्थानीय अधिकारियों ने संक्षिप्त मुकदमों का आयोजन किया, जहां केवल नागरिकों की गवाही या एसएस सदस्य के रूप में पृष्ठभूमि के आधार पर कैदियों को मृत्युदंड दे दिया जाता था। मॉस्को के अभिलेखों में मिले एक दस्तावेज में बेलारूस में 1945 में हुए ऐसे ही एक मुकदमे का विवरण दिया गया है, जहां 30 एसएस सदस्यों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। यह फांसी उन ग्रामीणों की भीड़ की उपस्थिति में दी गई जिन्होंने नाजी कब्जे के दौरान अत्याचार झेले थे। एक स्थानीय गवाह ने याद करते हुए कहा, उन मुकदमों में कोई दया नहीं थी। हमारे लिए वे राक्षस थे। हम चाहते थे कि वे उन अपराधों का दंड भुगतें जो उन्होंने हमारे साथ किए थे। हालांकि प्रतिशोध एक स्पष्ट तत्व था, लेकिन सोवियत दृष्टिकोण में व्यावहारिक पहलू भी मौजूद था। युद्ध से तबाह देश में जर्मन कैदी, जिनमें एसएस के सदस्य भी शामिल थे, एक मूल्यवान श्रम स्रोत के रूप में देखे जाते थे। गुलाग्स के अलावा कई कैदियों को नष्ट हो चुके शहरों के पुनर्निर्माण परियोजनाओं में भेजा गया, जहां वे कड़ी निगरानी में काम करते थे। 1948 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जर्मन कैदियों का उपयोग स्टेलिनग्राद और कीव में बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए किया गया, अक्सर ऐसे हालात में जो दास्ता के समान थे। हालांकि पुनर्शिक्षा अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन कैदियों के साथ व्यवहार में इसने भी एक भूमिका निभाई। कुछ ऐसे सदस्यों, विशेष रूप से युवा कैदियों, को ऐसे कार्यक्रमों के लिए चुना गया जिन्हें साम्यवादी मूल्यों को उन पर लागू करने के लिए डिजाइन किया गया था। सोवियत शासन के प्रति निष्ठा दिखाने के बदले में उन्हें कम कठोर परिस्थितियों और यहां तक कि समाज में फिर से शामिल होने का अवसर भी दिया जाता था। हालांकि इस प्रकार का व्यवहार अपवाद था, न कि नियम, और अधिकांश कैदियों ने अपने वर्षों की कैद को क्रूरता और शोषण के बीच व्यतीत किया। 1945 में पकड़े गए एसएस सदस्यों के प्रति सोवियत विचारधारा ने काफी हद तक उनके साथ किए गए व्यवहार को निर्धारित किया। अधिकारियों के लिए ये पुरुष केवल युद्धबंदी नहीं थे, बल्कि एक ऐसी वैचारिक लड़ाई के प्रतीक थे जो युद्ध से परे थी। फिर भी न्याय और प्रतिशोध के बीच की महीन रेखा बार बार धुंधली हो गई, जिससे एक ऐसा इतिहास सामने आया जिसमें सजा देने की तीव्र इच्छा और एक ऐसे शासन की अंतर्निहित विसंगतियां दिखाई दीं जो न्याय की मांग करता था लेकिन उसी क्रूरता का सहारा लेता था। क्या यह न्याय था या न्यायोचित प्रतिशोध? गुलाग्स में जीवन, जबरन श्रम और अस्तित्व। जर्मनी के 1945 में आत्मसमर्पण के बाद पकड़े गए एसएस के सदस्यों को भारी संख्या में सोवियत गुलाग्स में भेजा गया, जो जबरन श्रम शिविरों की एक प्रणाली थी जो सोवियत संघ के विशाल क्षेत्रों में फैली हुई थी। इन कैदियों के लिए गुलाग्स में बिताया गया समय शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की एक अत्यधिक परीक्षा बन गया। उन्होंने अमानवीय परिस्थितियों का सामना किया जो न केवल उन्हें दंडित करने के लिए बनाई गई थीं,
बल्कि युद्ध से तबाह देश के पुनर्निर्माण में उनकी श्रम शक्ति का उपयोग करने के लिए भी थीं। गुलाग्स तक पहुंचना ही यातना की शुरुआत थी। कैदियों को मालवाहक ट्रेनों में ले जाया जाता था, जो अक्सर हफ्तों तक यात्रा करती थीं, जहां वे ठूंस ठूंस कर भरे गए होते थे और जहां शायद ही कोई वेंटिलेशन होता था। शिविरों में पहुंचने के बाद उन्हें एक कठोर पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जहां उनके व्यक्तिगत विवरण दर्ज किए जाते थे और एसएस के सदस्यों की पहचान कर उन्हें अधिकतम निगरानी वाले कैदियों के रूप में चिह्नित किया जाता था। 2002 में अवर्गीकृत किए गए सोवियत अभिलेखों से पता चलता है कि इन पुरुषों की पहचान उनके टैटू और पहले से संकलित सूचियों के माध्यम से की जाती थी। जिन्हें पहचाना जाता उन्हें अन्य कैदियों से अलग कर दिया जाता और साइबेरिया तथा आर्कटिक जैसी दूरस्थ उच्च सुरक्षा वाली जगहों पर भेज दिया जाता। गुलाग्स में जीवन की परिस्थितियां अमानवीय थीं। बैरक अक्सर बिना इंसुलेशन वाली लकड़ी से बने होते थे, जो अत्यधिक ठंड से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते थे। सर्दियों में तापमान 0 से नीचे 40 डिग्री तक गिर जाता था। कैदी लकड़ी के तख्तों पर सोते थे, जहां उन्हें दर्जनों अन्य लोगों के साथ छोटे स्थानों में रहना पड़ता था और वे फटी पुरानी चादरों और अपर्याप्त कपड़ों के सहारे ठंड से बचने की कोशिश करते थे। इन परिस्थितियों में तपेदिक, पेचिश और टाइफस जैसी बीमारियां तेजी से फैलती थीं, जिससे हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठते थे। गुलाग्स में जीवन का मुख्य केंद्र जबरन श्रम था। कैदियों को अत्यधिक थकाने वाले कार्यों के लिए मजबूर किया जाता था, जैसे घने जंगलों में लकड़ी काटना, खदानों में खुदाई करना या देश के सबसे दुर्गम इलाकों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। कामकाजी दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता था और सूर्यास्त तक चलता था, जहां आराम के लिए बहुत कम समय मिलता था और पूरी प्रक्रिया सशस्त्र गार्डों की सख्त निगरानी में होती थी। 1947 के एनकेवीडी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एसएस के सदस्यों को विशेष रूप से सबसे कठिन और खतरनाक कार्यों में लगाया जाता था, ताकि उनके दंड को अधिकतम किया जा सके। वोरकुता के एक शिविर में कैदियों को अत्यधिक ठंड में रेलवे लाइन बनाने का आदेश दिया गया था, एक परियोजना जिसमें सैकड़ों कैदियों की मौत हो गई। प्रशांत महासागर के पास कोलीमा में भेजे गए एक पूर्व जर्मन कैदी हैंसेल, जो पूर्वी प्रशिया में पकड़ा गया था, ने अपनी यातना का वर्णन किया। हम तब तक काम करते थे जब तक हमारा शरीर जवाब नहीं दे देता था। भूख हमेशा लगी रहती थी और ठंड हमारी हड्डियों तक समा जाती थी। हर दिन हमारे साथी मरते थे और हमें पता था कि हम भी अगले हो सकते हैं। खाना बेहद सीमित था और आमतौर पर काले ब्रेड का टुकड़ा, पतली सूप और कभी कभी सूखी मछली तक सीमित था। ये राशन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे जो प्रतिदिन 14 या उससे अधिक घंटे काम करने के लिए मजबूर किए जाते थे। मॉस्को के अभिलेखों में मिले एक दस्तावेज से पता चलता है कि कुछ शिविरों में कैदियों के भागने की कोशिश करने या आदेशों की अवहेलना करने पर सामूहिक दंड के रूप में राशन और भी कम कर दिए जाते थे। भूखमरी एक आम समस्या थी और कई कैदी क्वाशियोरकोर से पीड़ित हो जाते थे, जो प्रोटीन की भारी कमी के कारण होने वाली एक बीमारी थी, जिससे शरीर में सूजन और अत्यधिक कमजोरी हो जाती थी। गुलाग्स की प्रणाली न केवल कैदियों को शारीरिक रूप से दंडित करती थी, बल्कि उनके मनोबल को तोड़ने का भी प्रयास करती थी। गार्ड लगातार आतंक का माहौल बनाए रखते थे, जहां मारपीट, एकांत कारावास और अपमान को नियंत्रण के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अवर्गीकृत किए गए अभिलेखों में ऐसे पूछताछ रिपोर्ट शामिल हैं जहां कैदियों को जबरन ऐसे अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता था जो उन्होंने किए ही नहीं थे, या फिर दूसरों के विरुद्ध गवाही देने के लिए कहा जाता था, जिससे उन्हें विभाजित कर अविश्वास की भावना पैदा की जा सके। ऐसी ही एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जर्मन कैदियों के एक समूह पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया और उन्हें सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया गया, ताकि दूसरों के लिए यह एक चेतावनी बन सके। हालांकि इन चरम परिस्थितियों के बावजूद कुछ कैदियों ने प्रतिरोध के तरीके खोजे। कई गुलाग्स में जर्मन कैदियों, जिनमें एएसएस के सदस्य भी शामिल थे, ने छोटे गुप्त समूह बनाए जिनका उद्देश्य एक दूसरे का समर्थन करना था। वे भोजन, कपड़े और कठोर माहौल में जीवित रहने के लिए आवश्यक सलाह साझा करते थे। ये समर्थन नेटवर्क कई लोगों के लिए आशा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए, हालांकि इनसे जुड़े खतरे भी कम नहीं थे। 1949 की एक रिपोर्ट में उद्धृत एक सोवियत गार्ड ने लिखा, ये पुरुष सबसे खराब परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ देने के तरीके ढूंढ लेते थे।
यह निराशाजनक था कि वे इतनी आसानी से हार नहीं मानते थे। कुछ मामलों में कैदियों ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए अधिक जोखिम भरी रणनीतियां अपनाई। कुछ ने अपनी तकनीकी क्षमताओं या विशेष ज्ञान को सौदेबाजी के रूप में इस्तेमाल कर गार्डों से बेहतर व्यवहार प्राप्त करने की कोशिश की। दूसरी ओर कुछ दुर्भाग्यशाली कैदियों ने भागने का प्रयास किया। हालांकि अधिकांश मामलों में यह प्रयास असफल रहा और उन्हें तुरंत पकड़कर मार दिया गया। साइबेरिया के एक शिविर के अभिलेखों में दर्ज है कि 1946 और 1950 के बीच कम से कम 50 कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। शारीरिक और मानसिक कष्टों के अलावा कैदियों को सांस्कृतिक और भाषाई अलगाव का भी सामना करना पड़ा। कई कैदी रूसी भाषा नहीं जानते थे और उन्हें गार्डों के साथ संवाद करने या आदेश समझने के लिए अन्य कैदियों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस अलगाव ने उनकी असुरक्षा और निराशा को और बढ़ा दिया। हालांकि कुछ ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और भाषा सीखने का प्रयास किया ताकि वे जेल प्रशासन के साथ संवाद कर सकें या दुर्लभ परिस्थितियों में अपने जेलरों की सहानुभूति जीतने का प्रयास कर सकें। समय के साथ गुलाग्स की कठोर परिस्थितियों और उच्च मृत्यु दर में कमी आई, विशेष रूप से जोसेफ स्टालिन की 1953 में मृत्यु के बाद हुए राजनीतिक बदलावों के कारण। हालांकि कई जर्मन कैदी जीवित नहीं बच पाए, लेकिन जो बच गए वे अपने जीवन के शेष समय तक उन अनुभवों के बोझ को उठाते रहे। उनकी गवाही गुलाग्स की भयावहता और सोवियत युद्ध बंदियों के प्रति नीति की मानवीय लागत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमाण बनी। गुलाग्स की प्रणाली ने सोवियत न्याय और दंड के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया, लेकिन इसने यह भी दिखाया कि कैदी चाहे कितनी भी चरम परिस्थितियों में हों, खुद को ढालने और प्रतिरोध करने के तरीके खोज सकते थे। निष्क्रिय न्याय, एसएस के मुकदमे और निष्पादन। 1945 में तृतीय राइख के पतन ने न्याय की तीव्र प्यास को जन्म दिया, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो नाजी कब्जे के कारण तबाह हो चुके थे। पकड़े गए एसएस सैनिकों के लिए यह न्याय अक्सर संक्षिप्त मुकदमों और त्वरित निष्पादन के रूप में प्रकट हुआ। जर्मन कब्जे के दौरान अपार पीड़ा झेल चुके सोवियत केवल युद्ध अपराधों के अपराधियों को दंडित करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि दुनिया को यह स्पष्ट संदेश भी देना चाहते थे कि किए गए अत्याचारों के गंभीर परिणाम होंगे। उनके लिए जर्मन न केवल दुश्मन थे, बल्कि उससे भी अधिक उन्हें असली अपराधी माना जाता था। गिरफ्तारी के बाद एसएस के सदस्यों को अन्य कैदियों से अलग कर दिया जाता था और एनकेवीडी द्वारा गहन पूछताछ के अधीन किया जाता था। 1997 में अवर्गीकृत किए गए सोवियत दस्तावेजों से पता चलता है कि इन पूछताछों का उद्देश्य न केवल नाजी अभियानों के बारे में जानकारी एकत्र करना था, बल्कि कब्जे वाले क्षेत्रों में विशिष्ट अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करना भी था। एसएस अधिकारियों की विशेष रूप से तलाश की जाती थी और उनके नाम गवाहों की गवाही और जब्त किए गए अभिलेखों से तैयार की गई सूचियों में शामिल किए जाते थे। कई मामलों में इन मुकदमों में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के मानकों का पालन नहीं किया जाता था। ये प्रक्रियाएं, जो हाल ही में मुक्त कराए गए गांवों और शहरों में आयोजित की जाती थीं, तेज और क्रूर थीं। 1945 के एनकेवीडी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे कैदियों को अस्थायी न्यायाधिकरणों के सामने पेश किया जाता था, जो अक्सर सार्वजनिक चौकों या युद्ध में क्षतिग्रस्त सरकारी इमारतों में स्थापित किए जाते थे। गवाह, जिनमें से कई वे नागरिक होते थे जिन्होंने कब्जे के दौरान अत्याचार झेले थे, अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराधों की मार्मिक गवाही देते थे। बेलारूस के एक जीवित बचे व्यक्ति ने वर्णन किया कि उसने कैसे उस एसएस अधिकारी की पहचान की जिसने उसके परिवार की हत्या की निगरानी की थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसका नाम लिया। उसने इनकार करने की कोशिश नहीं की। उसे पता था कि कोई बचने का रास्ता नहीं है। सजा लगभग हमेशा एक ही होती थी, मृत्युदंड। निष्पादन, जो अक्सर उसी दिन किए जाते थे, सार्वजनिक रूप से किए जाते थे ताकि प्रभावित समुदायों को तत्काल न्याय की भावना मिल सके। पोलैंड में मिले अभिलेखों में मिन्स्क शहर में हुए एक सामूहिक निष्पादन का दस्तावेज दर्ज है, जहां 50 से अधिक एसएस सदस्यों को सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने गोली मार दी गई थी। एक स्थानीय गवाह ने इस दृश्य को राहत और भय के मिश्रण के रूप में वर्णित किया। हम उन्हें सजा भुगतते देखना चाहते थे, लेकिन एक साथ इतनी मौत देखना भी कठिन था, भले ही वे हमारे दुश्मन थे।
हालांकि इनमें से कई मुकदमे संक्षिप्त थे, कुछ अधिक जटिल मामलों को सैन्य न्यायाधिकरणों को भेजा गया। इन प्रक्रियाओं में कैदियों पर उनके विशिष्ट अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाता था, जिसमें सामूहिक हत्याओं से लेकर यातना शिविरों की देखरेख तक के आरोप शामिल थे। सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक एसएस कमांडर का था, जिसे कोएनिग्सबर्ग के पास पकड़ा गया था और जिस पर यूक्रेन में 3000 से अधिक नागरिकों की हत्या का आदेश देने का आरोप था। उसके मुकदमे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और गवाहों की गवाही में उसके कृत्यों का विस्तार से वर्णन किया गया था। सजा, जैसा कि अपेक्षित था, मृत्युदंड थी। रोचक बात यह है कि पकड़े गए सभी एसएस सदस्यों को एक जैसा भाग्य नहीं मिला। कुछ, विशेष रूप से वे जिन्होंने सोवियतों के साथ सहयोग किया या मूल्यवान जानकारी प्रदान की, निष्पादन से बच गए। एनकेवीडी के अभिलेखों में ऐसे मामलों का उल्लेख है जहां एसएस अधिकारियों ने नाजी सेना की गतिविधियों, आपूर्ति के गुप्त ठिकानों और यहां तक कि गुप्त परियोजनाओं की जानकारी देने के बदले में दया की मांग की। हालांकि यह सहयोग हमेशा उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता था, क्योंकि इनमें से कई को बाद में गुलाग्स में भेज दिया गया, जहां उन्होंने समान रूप से क्रूर परिस्थितियों का सामना किया। औपचारिक मुकदमों के अलावा सोवियतों ने एसएस के सदस्यों से निपटने के लिए गैर न्यायिक तरीकों का भी उपयोग किया। कई मौकों पर कैदियों को बिना किसी मुकदमे के सामूहिक रूप से मार दिया गया, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां नाजी अत्याचारों ने गहरी चोट छोड़ी थी। यूक्रेन में मिले एक अभिलेख में बताया गया है कि कैसे एसएस के 30 कैदियों के एक समूह को एक नजदीकी गांव के विनाश के प्रतिशोध में गोली मार दी गई थी। ये कार्य हालांकि आधिकारिक रूप से स्वीकृत नहीं थे, फिर भी स्थानीय अधिकारियों द्वारा सहन किए जाते थे, क्योंकि उन्हें जनता की न्याय की मांग को पूरा करने का साधन माना जाता था। पूछताछ के दौरान यातना का उपयोग भी बार बार किया गया। हालांकि सोवियत इन प्रथाओं को आवश्यक बताकर सही ठहराते थे ताकि कबूलनामे लिए जा सकें, लेकिन कैदियों के विवरण इस भयावह स्थिति की एक काली तस्वीर पेश करते हैं। 1946 की एक रिपोर्ट में वर्णन किया गया है कि कैसे कैदियों को तोड़ने के लिए मारपीट, नींद से वंचित करना और अत्यधिक ठंड में रखने जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता था। पूर्वी प्रशिया में पकड़े गए एसएस के एक पूर्व सदस्य ने वर्षों बाद बताया कि उसे लगातार यातना के बीच पूछताछ का सामना करना पड़ा। उन्हें ठीक से पता नहीं था कि मैंने क्या किया था, लेकिन वे चाहते थे कि मैं कुछ कबूल करूं। कई दिनों तक बिना भोजन और आराम के रहने के बाद मैंने वही दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जो उन्होंने मुझसे करने के लिए कहा था। इन मुकदमों और निष्पादनों में प्रचार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोवियतों ने इन प्रक्रियाओं और सजाओं का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया। तस्वीरों और फिल्मों का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया कि कैसे न्याय किया जा रहा था। ये छवियां समाचार पत्रों में प्रकाशित की गईं और सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गईं, जहां अभियुक्तों को जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया जाता था, गवाहों का सामना करते हुए और अंततः फांसी दी जाती हुई तस्वीरों में कैद किया जाता था। इस दृष्टिकोण ने न केवल सोवियत जीत की कथा को मजबूत किया, बल्कि किसी भी संभावित शत्रु के लिए एक चेतावनी के रूप में भी कार्य किया। हालांकि एसएस के सदस्यों के प्रति कठोर व्यवहार को लेकर कोई संदेह नहीं था, लेकिन सोवियतों द्वारा किए गए मुकदमे और निष्पादन ऐतिहासिक बहस का विषय बने हुए हैं। जहां इनमें से कई लोग वास्तव में भयानक युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार थे, वहीं उन परिस्थितियों में किए गए मुकदमे और संक्षिप्त निष्पादन यह सवाल खड़ा करते हैं कि युद्ध काल में न्याय की सीमाएं क्या होनी चाहिए। सोवियत हिरासत में एसएस कैदियों के साथ किया गया व्यवहार युद्धोत्तर क्रूरता का प्रतीक बन गया। कई लोगों के लिए ये पुरुष नाजी शासन की सबसे बुरी क्रूरताओं का प्रतिनिधित्व करते थे और उनका भाग्य न्याय की लालसा और युद्ध के छोड़े गए गहरे घावों दोनों को दर्शाता था। एसएस के मुकदमों और निष्पादनों में दुनिया ने एक ऐसा अध्याय देखा जहां न्याय और प्रतिशोध अविभाज्य रूप से आपस में गूंथ गए, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गई। मृत्यु और विस्मृति के बीच शिविरों में उच्च मृत्यु दर। हजारों जर्मन कैदियों, जिनमें एसएस के सदस्य भी शामिल थे, की गिरफ्तारी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में सोवियत संघ के लिए एक बड़ी तार्किक चुनौती बन गई। इन पुरुषों को गुलाग्स में भेजा गया, जहां की परिस्थितियां कई लोगों के लिए घातक साबित हुईं। सोवियत शिविरों में मृत्यु दर चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई, जिसका कारण था भूख, बीमारियां, अत्यधिक श्रम और क्रूर व्यवहार।
यह अध्याय इन मौतों के पीछे की वजहों और उन कैदियों के अनुभवों को उजागर करता है जो किसी तरह जीवित बच सके। गुलाग्स, जो दूरस्थ और अक्सर अति प्रतिकूल क्षेत्रों में स्थित थे, का उद्देश्य कैदियों को दंडित करना और उनके श्रम का उपयोग करना दोनों था। एसएस के सदस्यों के लिए ये परिस्थितियां और भी कठोर थीं, क्योंकि उन्हें विशेष रूप से खतरनाक कार्य सौंपे जाते थे और उन्हें वे न्यूनतम रियायतें भी नहीं दी जाती थीं जो अन्य कैदियों को मिल सकती थीं। 1946 के एनकेवीडी के दस्तावेज दिखाते हैं कि एसएस के सदस्यों को निगरानी और दंड के संदर्भ में प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि उन्हें पराजित दुश्मन की विचारधारा का मूल माना जाता था। भूख शिविरों में उच्च मृत्यु दर के मुख्य कारणों में से एक थी। खाने के राशन बेहद कम थे और जबरन श्रम के लंबे घंटों के लिए आवश्यक कैलोरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे। कैदी काले ब्रेड, पतली गोभी के सूप और कभी कभी सूखी मछली के सहारे जीवित रहने के लिए मजबूर थे। वोर्कुता में एक जर्मन कैदी द्वारा लिखी गई एक जब्त चिट्ठी में उस हताशा को दर्शाया गया जो उन्हें महसूस होती थी। खाना इतना कम है कि यह एक बच्चे के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। हम हर दिन कमजोर होते जा रहे हैं और कुछ तो बस अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पाते। हम धीरे और चुपचाप भूख से मर रहे हैं। बीमारियां एक और बड़ा खतरा थीं। तपेदिक, टाइफस और पेचिश जैसे रोग अत्यधिक भीड़भाड़ वाले और खराब हवादार बैरकों में तेजी से फैलते थे। बीमार पड़ने वाले कैदियों को शायद ही कभी उचित चिकित्सा देखभाल मिलती थी और कई को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता था। मॉस्को में मिले अवर्गीकृत अभिलेखों से पता चलता है कि कुछ शिविरों में बीमारियों के कारण मृत्यु दर एक ही वर्ष में 30% से अधिक हो गई थी। साइबेरिया के एक शिविर की एक रिपोर्ट में उल्लेख है कि बीमार कैदियों को अलग बैरकों में भेज दिया जाता था, जिन्हें प्रतीक्षा क्षेत्र कहा जाता था, जहां उन्हें बस मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। जबरन श्रम ने भी मृत्यु दर में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया। कैदियों को अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में थकाने वाले कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसमें सड़कों और रेलवे लाइनों का निर्माण करने से लेकर कोयला और लकड़ी निकालने तक के काम शामिल थे। सर्दियों में तापमान 0 से नीचे 40 डिग्री तक गिर जाता था, जबकि गर्मियों में कीड़े और नमी की वजह से हालात समान रूप से असहनीय हो जाते थे। कोलिमा के गुलाग अभिलेखों में दर्ज है कि कई कैदी अत्यधिक थकावट के कारण खदानों में ढहकर मर गए और उनके शव कई दिनों बाद ही बरामद किए जा सके। हालांकि कैदियों के लिए भागने के प्रयास दुर्लभ थे, क्योंकि शिविर दूरस्थ और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित थे, फिर भी वे मृत्यु दर में योगदान देने वाले कारकों में से एक थे। जो कैदी भागने के प्रयास में पकड़े जाते, उन्हें या तो तुरंत मार दिया जाता या उन्हें अत्यधिक दंड भुगतना पड़ता था। साइबेरिया के एक शिविर के सोवियत गार्ड ने याद करते हुए कहा कि भागने के प्रयासों को दूसरों को हतोत्साहित करने के लिए कैसे दंडित किया जाता था। जो भागने की कोशिश करते थे, वे शायद ही कभी कुछ किलोमीटर से अधिक दूर जा पाते थे। हम उन्हें जमी हुई हालत में भूख से मरे हुए या जंगली जानवरों द्वारा मारे गए पाते थे। बाकी कैदियों के लिए यह एक चेतावनी थी कि भागना असंभव है। इन सभी कारकों के संयोजन ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां जीवन क्षणिक था और मृत्यु एक स्थायी वास्तविकता। कुछ शिविरों में शव सामूहिक कब्रों में जमा हो जाते थे और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए उन पर चूना डाल दिया जाता था। कोनिग्सबर्ग में पकड़े गए एक जर्मन जीवित बचे व्यक्ति ने शवों के निपटान के अपने अनुभव को याद करते हुए कहा, हर दिन हम मृतकों को ठेला गाड़ियों में रखकर जंगल में एक गड्ढे तक ले जाते थे। पहले महीने के बाद हमने गिनती करना बंद कर दिया। ऐसा लगने लगा था कि मौत हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। हालांकि सभी कैदी नहीं मरे। कुछ ने आपसी समर्थन नेटवर्क की मदद से जीवित रहने में सफलता पाई। ये नेटवर्क हालांकि छोटे और गुप्त थे, लेकिन उन्होंने कैदियों को भोजन, कपड़े और जबरन श्रम को सहने के लिए आवश्यक सलाह साझा करने की अनुमति दी। एनकेवीडी के एक अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि ये नेटवर्क विशेष रूप से जर्मन कैदियों के बीच आम थे, जो आपस में समूह बनाकर एक दूसरे की मदद करते थे। हालांकि उन पर पकड़े जाने और दंडित किए जाने का जोखिम हमेशा बना रहता था। सोवियत प्रचार ने गुलाग्स में उच्च मृत्यु दर को नजरअंदाज किया, उन्हें जनता के दुश्मनों के लिए पुनर्शिक्षा और न्याय के स्थानों के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि आंतरिक दस्तावेज एक बिल्कुल अलग वास्तविकता दिखाते हैं। 1947 की एक रिपोर्ट में एनकेवीडी के एक अधिकारी ने स्वीकार किया, कुछ शिविरों में मृत्यु दर स्वीकार्य स्तर से अधिक हो गई है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां इसमें सुधार की अनुमति नहीं देती।
यह बयान अधिकारियों की कैदियों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है, जिन्हें सोवियत संघ के पुनर्निर्माण के व्यापक ढांचे में त्याज्य माना जाता था। हालांकि जोसेफ स्टालिन की 1953 में मृत्यु के बाद गुलाग्स की परिस्थितियों में हल्का सुधार हुआ, तब तक कई कैदी कठोर परिस्थितियों के आगे दम तोड़ चुके थे। जो कुछ लोग जीवित बचे, वे जीवन भर शारीरिक और मानसिक घावों के साथ रहे। उनकी गवाही न केवल शिविरों की क्रूरता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि मनुष्य सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने के तरीके ढूंढ सकता है। सोवियत गुलाग्स में उच्च मृत्यु दर युद्ध बंदियों, विशेष रूप से एसएस से जुड़े कैदियों के प्रति शासन की निर्मम नीतियों का प्रतिबिंब था। पश्चाताप की शक्ति, सहयोगी बने कैदी। सोवियत गुलाग्स में, जहां भूख, जबरन श्रम और बीमारियां कैदियों के दैनिक जीवन को परिभाषित करती थीं, कुछ पकड़े गए लोगों ने जीवित रहने के लिए हताशा में वैकल्पिक रास्ते खोजे। एसएस के सदस्यों और अन्य जर्मन कैदियों के बीच एक विवादास्पद विकल्प उभरा: सोवियत अधिकारियों के साथ सहयोग करना। हालांकि सहयोग से बेहतर परिस्थितियों की गारंटी नहीं थी, लेकिन यह अत्यधिक पीड़ा से भरे माहौल में थोड़ी राहत की संभावना जरूर प्रदान करता था। शुरुआत से ही सोवियत अधिकारियों ने ऐसे कार्यक्रम लागू किए जिनका उद्देश्य उन कैदियों की पहचान करना था जिन्हें पुनर्शिक्षित किया जा सकता था या जिन्हें मुखबिर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से युवा कैदियों और एसएस के निम्न रैंक के सदस्यों को लक्षित करते थे, जिन्हें सोवियतों के अनुसार आसानी से प्रभावित किया जा सकता था। 1999 में अवर्गीकृत किए गए एनकेवीडी के दस्तावेजों से पता चलता है कि जो कैदी सहयोग करने के लिए सहमत होते, उन्हें बेहतर भोजन, राशन, कार्य घंटों में कमी या कम कठोर परिस्थितियों जैसी सुविधाएं दी जाती थीं। कई मामलों में कैदियों की भर्ती विभिन्न कार्यों के लिए की जाती थी, जिनमें अन्य कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखना और साम्यवादी प्रचार अभियानों में भाग लेना शामिल था। साम्यवादी पुनर्शिक्षा कैदियों की भर्ती के लिए एक प्रमुख उपकरण बन गई। कई शिविरों में अनिवार्य शैक्षिक सत्र आयोजित किए गए, जिनमें मार्क्सवाद, लेनिनवाद के सिद्धांतों को सिखाया जाता था और फांसीवादी विचारधाराओं की आलोचना की जाती थी। कैदियों को व्याख्यान सुनने, राजनीतिक ग्रंथ पढ़ने और बहसों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता था। 1948 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे कुछ कैदियों ने सार्वजनिक बयानों में साम्यवादी विचारधारा की नकल करना शुरू कर दिया। हालांकि कई बार यह केवल जीवित रहने के लिए अपनाई गई रणनीति होती थी। सहयोगियों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अधिक सक्रिय भूमिका निभाई, जैसे अनुवादक, पर्यवेक्षक या यहां तक कि कैदियों और गार्डों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। एक उल्लेखनीय मामला कार्ल डब्ल्यू का था, जो एक पूर्व एसएस अधिकारी था। साइबेरिया के एक गुलाग में कई महीनों तक रहने के बाद उसने सोवियत अधिकारियों के लिए अनुवादक के रूप में अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। 2004 में मिले अभिलेखों में उल्लेख है कि कैसे कार्ल ने अपनी स्थिति का उपयोग कुछ कैदियों के लिए बेहतर परिस्थितियां दिलाने के लिए किया, बदले में भागने के प्रयासों और गुप्त नेटवर्क की जानकारी साझा की। हालांकि सहयोग के कारण वह जबरन श्रम से बच गया, लेकिन इससे उसके साथी कैदियों के बीच अविश्वास और शत्रुता का शिकार होना पड़ा। कुछ अन्य लोगों के लिए सहयोग का अर्थ प्रचार अभियानों में भाग लेना था, जो अन्य कैदियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते थे। वोरकुता के एक शिविर में जो कैदी सहयोग करने की इच्छा दिखाते थे, उन्हें नाजी शासन की निंदा करने और साम्यवाद के सिद्धांतों की प्रशंसा करने वाली फिल्मों में फिल्माया जाता था। इन रिकॉर्डिंग्स का उपयोग न केवल शिविरों के भीतर किया जाता था, बल्कि विदेशों में भी सोवियत संघ की न्यायप्रियता और वैचारिक श्रेष्ठता की छवि प्रस्तुत करने के लिए किया जाता था। 1949 के एक अभिलेख में ऐसी ही एक फिल्म का वर्णन किया गया है, जिसमें एक जर्मन कैदी यह घोषणा करता है, सोवियत संघ की बदौलत मैंने अपने अतीत की गलतियों को समझा है। अब मुझे एहसास हुआ है कि फांसीवाद केवल विनाश लाता है। हालांकि सहयोग हमेशा स्वेच्छा से नहीं किया जाता था। क्रूर पूछताछ और बैरकों में रहने वाले साथियों के खिलाफ प्रतिशोध की धमकियां कैदियों को सहयोग करने के लिए मजबूर करने की आम रणनीतियां थीं। एनकेवीडी की एक रिपोर्ट में वर्णन किया गया है कि कैसे कुछ कैदियों को सजा, बैरकों में भेजे जाने या भोजन की मात्रा घटाने की धमकी देकर अपने साथियों की जासूसी करने के लिए मजबूर किया जाता था। कजाकिस्तान के एक गुलाग के एक पूर्व गार्ड ने बताया कि इन मुखबिरों को उपयोगी उपकरण माना जाता था, लेकिन वे नष्ट कर दिए जाने योग्य थे।
हमें पता था कि वे केवल इसलिए सहयोग कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। जब वे बेकार हो जाते थे तो उन्हें वापस समूह में भेज दिया जाता था और यह चक्र चलता रहता था। सभी सहयोगियों ने प्रत्यक्ष दबाव में आकर यह कदम नहीं उठाया। कुछ कैदी जो वर्षों तक अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में कैद रहे, धीरे धीरे उन साम्यवादी विचारधाराओं को अपनाने लगे जो उन्हें सिखाई जाती थीं। हालांकि ऐसे मामलों की संख्या कम थी, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि कुछ कैदियों ने वास्तव में सोवियत कथा पर विश्वास कर लिया और अपनी निष्ठा साबित करने की कोशिश की। 1950 के एक अभिलेख में दर्ज है कि कैसे जर्मन कैदियों के एक समूह ने शिविर के भीतर शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समिति बनाई, जिसमें रूसी भाषा की कक्षाएं आयोजित करना और समाजवादी साहित्य पर चर्चा करना शामिल था। सहयोगियों की रिहाई के बाद उनकी नियति भिन्न थी। कुछ को पूर्वी जर्मनी लौटने की अनुमति दी गई, जहां उन्हें साम्यवादी शासन की निगरानी में समाज में फिर से शामिल किया गया। इन पुरुषों ने अक्सर स्थानीय प्रशासन में भूमिकाएं निभाईं और गुलाग्स में उनके अनुभवों को समाजवादी व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में देखा गया। हालांकि पश्चिमी जर्मनी में सहयोगियों को एक अलग भाग्य का सामना करना पड़ा। पहचान उजागर होने पर कई को उनके समुदायों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें गद्दार के रूप में देखा गया। 1956 की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कैसे बवेरिया में अपने गृहनगर लौटने के बाद एक पूर्व सहयोगी पर उसके पड़ोसियों ने हमला किया। सोवियतों द्वारा दिए गए प्रलोभनों के बावजूद सहयोग के अपने खतरे भी थे। जो कैदी सहयोग करते थे वे अक्सर न केवल सोवियत अधिकारियों द्वारा बल्कि उनके साथी कैदियों द्वारा भी अविश्वास की नजर से देखे जाते थे। बैरकों में सहयोगियों की कड़ी निगरानी की जाती थी और कुछ मामलों में उन्हें अन्य कैदियों द्वारा हमला कर मार दिया जाता था जो उन्हें गद्दार मानते थे। एक जर्मन जीवित बचे व्यक्ति की गवाही में वर्णन किया गया है कि कैसे एक सहयोगी को भागने के प्रयास की जानकारी गार्डों तक पहुंचाने के कारण पीट पीट कर मार डाला गया। गुलाग्स में जर्मन कैदियों के बीच सहयोग की इस प्रवृत्ति ने चरम परिस्थितियों में जीवित रहने की जटिलता को उजागर किया। जहां कुछ लोगों ने यह कदम विचारधारा के कारण उठाया, वहीं अधिकांश को अपनी सुरक्षा के लिए कठिन निर्णय लेने पड़े। ये कहानियां हालांकि कम झांत हैं, फिर भी गुलाग प्रणाली के भीतर शक्ति और प्रतिरोध की गतिशीलता को समझने के लिए एक अनूठी दृष्टि प्रदान करती है, जहां छोटे से छोटे कार्य भी जीवन और मृत्यु के बीच अंतर बना सकते थे। घर वापसी, जीवित बचे लोगों की लंबी यात्रा। जोसेफ स्टालिन की 1953 में मृत्यु ने उन जर्मन युद्ध बंदियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया जो सोवियत गुलाग्स में कैद थे। निकिता क्रुश्चेव के नेतृत्व में नई नीतियों के चलते जीवित बचे कैदियों की क्रमिक रिहाई शुरू हुई, जिनमें एसएस के सदस्य भी शामिल थे, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबी और कठिन यात्रा का सामना करना पड़ा। हालांकि यह वापसी अनिश्चितता, अस्वीकृति और कलंक से भरी थी। कई लोगों के लिए घर लौटना उनके कष्टों का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी समाज में फिर से घुलने मिलने के लिए संघर्ष की शुरुआत थी जो उनकी अनुपस्थिति में गहराई से बदल चुकी थी। कैदियों की स्वदेश वापसी चरणबद्ध तरीके से शुरू हुई। 1955 में पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई वार्ताओं के बाद अंतिम जर्मन युद्धबंदियों की रिहाई के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में वे कैदी भी शामिल थे जिन्हें युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। हालांकि इनमें से कई पहले ही गुलाग्स में लंबी सजाएं काट चुके थे। 1989 में अवर्गीकृत किए गए एक सोवियत अभिलेख में बताया गया है कि कैदियों को साइबेरिया और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों से रेलगाड़ियों में यूरोप के पूर्वी भाग में प्रत्यावर्तन बिंदुओं तक पहुंचाया जाता था, जहां उन्हें जर्मन अधिकारियों को सौंप दिया जाता था। वापसी की यात्रा भी चुनौतियों से भरी थी। भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में बेहद सीमित संसाधनों के साथ यात्रा कर रहे ये पुरुष वर्षों के जबरन श्रम, भूख और बीमारियों से कमजोर हो चुके थे। एक पूर्व एसएस सदस्य हेनरिक, जिसे 1956 में प्रत्यावर्तित किया गया था, ने अपने डिब्बे में मौजूद पुरुषों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, हम अपनी पूर्व छवि की मात्र छायाएं रह गए थे। कुछ तो यात्रा के दौरान ही मर गए। यह घर लौटने की यात्रा नहीं थी, यह हमारी जीवित रहने की लड़ाई का एक और अध्याय था। जर्मनी पहुंचने पर कैदियों को एक कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा, जिसे अपनाना आसान नहीं था। पूर्वी जर्मनी, जो साम्यवादी शासन के अधीन था, में प्रत्यावर्तित कैदियों को सतर्कता के साथ स्वीकार किया गया।
हालांकि कुछ को कार्यबल में शामिल किया गया और स्थानीय प्रशासन में भूमिकाएं दी गई, लेकिन अधिकारियों ने उन पर करीबी नजर रखी क्योंकि उन्हें डर था कि वे साम्यवाद विरोधी विचार फैला सकते हैं। स्टासी के अभिलेखों से पता चलता है कि इनमें से कई पुरुष निरंतर पूछताछ और निगरानी के अधीन थे, विशेष रूप से वे जिन्होंने एसएस में सेवा दी थी। पश्चिमी जर्मनी में स्वागत और भी कठिन था। वेहरमाख्त के सैनिकों की तुलना में एसएस के पूर्व सदस्यों को समाज में गहरे कलंक का सामना करना पड़ा। कई नागरिक उन्हें तृतीय राइख के अपराधों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार मानते थे और उनकी संगठनात्मक संबद्धता ने उन्हें सामाजिक बहिष्कृत बना दिया। 1958 की बावेरिया सरकार की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कैसे पूरे समुदायों ने उन प्रत्यावर्तित कैदियों को अस्वीकार कर दिया जिनकी पहचान एसएस सदस्यों के रूप में हुई थी, क्योंकि वे नाजी अतीत की एक असहज याद दिलाते थे। जीवित बचे लोगों के लिए समाज में पुनः सम्मिलित होना एक सतत संघर्ष था। गुलाग्स में वर्षों बिताने के बाद कई लोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, जिससे उनके लिए काम करना कठिन हो गया। कुछ लोग अपनी यातनाओं से मानसिक रूप से टूट चुके समाज से कटकर अलग थलग रहने लगे, जबकि अन्य ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का प्रयास किया, अपने अतीत को अपने परिवारों और समुदायों से छुपाते हुए। हैम्बर्ग में मिले एक व्यक्तिगत अभिलेख में उल्लेख है कि कैसे एक प्रत्यावर्तित कैदी ने अपना नाम बदल लिया और अपने अतीत से जुड़े कलंक से बचने के लिए किसी अन्य क्षेत्र में बस गया। इन चुनौतियों के बावजूद कुछ प्रत्यावर्तित कैदी अन्य जीवित बचे लोगों द्वारा बनाई गई गुप्त नेटवर्क के माध्यम से समर्थन पाने में सफल रहे। ये नेटवर्क अनुभव साझा करने, नौकरी खोजने और कुछ मामलों में राजनीतिक रूप से संगठित होने के लिए एक स्थान प्रदान करते थे। हालांकि ये समूह अधिकारियों का ध्यान भी आकर्षित करने लगे, विशेष रूप से पश्चिमी जर्मनी में, जहां मित्र देशों की सेनाएं किसी भी नाजी विचारधारा के पुनरुत्थान पर कड़ी नजर रख रही थीं। जीवित बचे लोगों की कहानियां उनके घर लौटने की जटिलता को मार्मिक रूप से दर्शाती है। एक पूर्व एसएस कैदी, जिसकी पहचान कार्ल एम के रूप में की गई, ने अपनी आत्मकथा में लिखा, घर लौटना जीवन में लौटने के बराबर नहीं था। युद्ध ने हमसे सब कुछ छीन लिया था और गुलाग्स में बिताए गए समय ने जो बचा था उसे भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। हम में से कई लोग इस नए विश्व में कभी अपनी जगह नहीं बना पाए। कैदियों की रिहाई का प्रभाव उन परिवारों पर भी पड़ा जिन्होंने वर्षों तक अपने प्रियजनों की कोई खबर नहीं सुनी थी। कुछ मामलों में जब पुरुष घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके परिवार बिखर चुके थे या लापता थे। अन्य लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए कि उनके घर या तो नए निवासियों द्वारा कब्जा कर लिए गए थे या युद्ध के दौरान नष्ट हो गए थे। इस भावनात्मक आघात ने अलगाव की उस भावना को और भी गहरा कर दिया जिसे पहले से ही कई लोग महसूस कर रहे थे। हालांकि अधिकांश कैदियों को 1950 के दशक में रिहा कर दिया गया था, लेकिन कुछ सोवियत हिरासत में 1960 के दशक के अंत तक बने रहे, विशेष रूप से वे जिन्हें गंभीर युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया गया था। अभिलेख बताते हैं कि इन लोगों पर सोवियत अदालतों में मुकदमा चलाया गया और उन्हें लंबी सजाएं दी गईं, जबकि कुछ कैदी बस शिविरों में गायब हो गए जिनका कोई सुराग नहीं मिला। 1970 की एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में उन कैदियों के मामलों का उल्लेख किया गया है जिनके नाम उनकी कथित रिहाई के वर्षों बाद भी आधिकारिक सूची में दिखाई देते रहे, जो यह संकेत देता है कि कुछ लोग कभी लौट कर नहीं आए। जर्मन कैदियों की वापसी ने द्वितीय विश्व युद्ध के एक अंधकारमय अध्याय का अंत किया, लेकिन साथ ही कई घाव खुले छोड़ दिए। जो पुरुष गुलाग से जीवित लौटे, उनके लिए घर की ओर यात्रा केवल एक नई लड़ाई की शुरुआत थी, एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह बनाने की लड़ाई जो उन पर अविश्वास करती थी और जो हमेशा उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। उनकी कहानियां, जो पीड़ा, सहन शक्ति और संघर्ष से भरी है, एक ऐसे संघर्ष के मानवीय परिणामों की गवाही देती है जिसने इसमें शामिल सभी लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। एसएस के उन कैदियों का भाग्य जिन्हें सोवियतों ने 1945 में पकड़ लिया था, युद्धोत्तर इतिहास के एक जटिल और मार्मिक अध्याय को उजागर करता है। इन पुरुषों, जिन्हें नाजी तंत्र का अवतार माना गया था, ने ऐसे प्रतिशोध का सामना किया जो न्याय और बदले के बीच झूलता रहा। पूछताछ और संक्षिप्त मुकदमों से लेकर गुलाग्स में अमानवीय परिस्थितियों तक, उनके अनुभव उस क्रूरता को दर्शाते हैं जो एक ऐसा संसार झेल रहा था जो युद्ध के घावों को भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी संघर्ष के दर्द में जकड़ा हुआ था।
सोवियत संघ ने इन कैदियों का उपयोग न केवल जबरन श्रम के स्रोत के रूप में किया, बल्कि अपनी विचारधारात्मक कथा को मजबूत करने के लिए एक प्रचार उपकरण के रूप में भी। हालांकि इस व्यवहार के मानवीय परिणामों ने गहरी छाप छोड़ी, न केवल उन लोगों के लिए जो मारे गए, बल्कि उनके लिए भी जो जीवित बच गए। भूख, बीमारियां, अत्यधिक श्रम और अलगाव की कहानियां उन शिविरों में व्याप्त पीड़ा के पैमाने को दर्शाती हैं, जबकि सहयोग और प्रतिरोध की घटनाएं ये उजागर करती हैं कि सबसे विकट परिस्थितियों में भी मानवता को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया जाता रहा। अंततः जीवित बचे लोगों की वापसी चुनौतियों से भरी एक कठिन प्रक्रिया थी। समुदायों द्वारा अस्वीकार किए जाने, अधिकारियों द्वारा निगरानी में रखे जाने और अपने अनुभवों के भयावह निशानों के साथ कई लोगों को समाज में फिर से बसने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। उनकी कहानियां, जो बड़े पैमाने पर दबा दी गईं, युद्धकालीन न्याय की जटिल गतिशीलता और उन परिणामों की याद दिलाती है जो संघर्ष समाप्त होने के बहुत बाद तक बने रहते हैं। हमारे वैश्विक इतिहास का यह अध्याय हमें इन घटनाओं की विरासत पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, यह याद दिलाते हुए कि न्याय की खोज में भी यह आवश्यक है कि हम उन मानवीय और नैतिक सिद्धांतों को न भूलें जो किसी भी सभ्यता का मार्गदर्शन करने चाहिए।